हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नोट्स के साथ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मनी मार्केट जो कि हमारा थर्ड चैप्टर, उसकी फर्स्ट यूनिट थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड की जो थ्योरीज हैं उनके एस्पेक्ट को लेकर हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन में हमको क्या बता रखा है कि मनी का मतलब होता है वो एसेट्स जो कॉमनली यूज और एक्सेप्ट की जाती है एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फॉर पॉलिसी पर्पज मनी मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, द वेरिएशन इन द स्टॉक विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी पॉलिसी व्यू पॉइंट से हम बोल सकते हैं मनी वो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स है जिसका अगर क्वांटम कम ज़्यादा होता है तो उससे इकोनॉमी के दूसरे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उससे डिमांड चेंज होती है। दैट्स वाई बिल ऑफ एक्सचेंज मनी नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आ जाए फिर मनी नहीं है, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। मनी रिप्रेजेंट्स ए सर्टेन वैल्यू बट करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जरूरी नहीं है, जैसे 500 रुपए का नोट है तो उसकी मनी वैल्यू 500 है, लेकिन उस कागज के टुकड़े की 500 रुपए वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस कमोडिटी की मार्केट वैल्यू। अगर मैं उस नोट को फाड़ दूं तो उस कागज के टुकड़े की 500 रुपए वैल्यू नहीं हो, कोई चांदी का सोने का तो बना हुआ नहीं है। ठीक है। यानी गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण वो मनी है, इसे हम फिएट मनी बोलते हैं या लीगल टेंडर बोलते हैं, जिसकी जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि बाय लॉ उसको लीगल टेंडर बनाया गया है। मनी के फंक्शंस, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सिंपल सी बात, कुछ पॉइंट्स में समझा रखा है कि आप इजीली गुड्स को सेल परचेज कर सकते हो। इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। इसमें सेल और परचेज के ट्रांजैक्शंस सेपरेट हो गए। बार्टर सिस्टम में आपको कुछ सेल करने के लिए कुछ परचेज करना पड़ता था और कुछ परचेज करने के लिए कुछ सेल करना पड़ता था, अब वो चीज़ खत्म हो गई। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मनी में आप जिसे चाहें उसे मेजर कर सकते हैं। शर्ट कितने का, ये माइक कितने का, ये पेंसिल कितने की, किसी भी चीज़ की वैल्यू को आप इजीली मनी में वैल्यू कर सकते हो। यानी कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट है टेक्निकली। ठीक है। इसमें एक सिंगल टर्म में किसी भी चीज़ को वैल्यू करने का फायदा ये होता है कि आप सारे ट्रांजैक्शन अगर मनी में लिखोगे तो आप उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाओगे, जीडीपी को इकोनॉमी में रिकॉर्ड कर पाओगे, सारी चीज़ें पॉसिबल है। परचेजिंग पावर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, देखो जनरल प्राइस लेवल का और परचेजिंग पावर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा मनी की परचेजिंग पावर उतनी कम होगी। यानी जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो जितना बढ़ता है मनी की परचेजिंग पावर उतनी ही कम हो जाती है। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, आपको फ्यूचर पेमेंट डिसाइड करना, मनी में इजीली आप फ्यूचर पेमेंट डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मनी की ना तो वैल्यू बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है ना उसकी क्वालिटी फ्लक्चुएट करती है। मतलब एप्पल बड़े बड़े 5 एप्पल 1 किलो हो सकते हैं, छोटे छोटे 10 एप्पल 1 किलो हो सकते हैं, लेकिन दोनों 1-1 किलो एप्पल की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर एप्पल बड़ा है, लाल है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और छोटा है तो उसकी वैल्यू कम होगी, जबकि दोनों 1 किलो ही है फिर भी बराबर नहीं मानेंगे। लेकिन 500 रुपये का एक नोट और 100 रुपये के 5 नोट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू 500 रुपया चलेगा, दोनों बराबर चलेगा। मनी में आप इजीली स्टोर कर सकते हो, क्योंकि मनी को स्टोर करने पर आपकी कॉस्ट नहीं आती, उल्टा इंटरेस्ट मिलता है। एक बात। दूसरी बात, मनी को आप जब चाहो तब इजीली आप वापस रिवर्स कर सकते हो किसी भी गुड्स में। यानी इसमें परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी होती है। आपने अगर 100 रुपये का नोट एक्सेप्ट किया है तो आपके एक्सेप्ट करने पर 100 रुपये का, तो वापस देने पर भी 100 रुपये का होगा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती उसमें, इसलिए इसमें स्टोर करना इजी होता है। अब समझो, अगर आपने कोई इक्विटी शेयर खरीदा तो परचेज करने का कॉस्ट लगेगा, वापस सेल करने का कॉस्ट लगेगा। आपने कोई जमीन खरीदी, वो भी एसेट्स है, पर खरीदने का खर्चा लगेगा, बेचने का खर्चा लगेगा। मनी में परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी होती है, ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ गुड मनी, एक अच्छी मनी क्या होगा, उसकी क्वालिटीज क्या है। देखो, क्वालिटीज हमको सबसे पहले इसमें दे रखा है। जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, जल्दी से उसको हम रिकॉग्नाइज कर सके। जैसे हाथों में दिया रिकॉग्नाइज हो गया, उसको देखने में, समझने में, टेस्टिंग करने में 2-4 दिन लगते हैं, तो फिर आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कैसे करोगे। ठीक है। तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, उसका चोरी करना, उसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल होना चाहिए। रिलेटिवली स्कैर्स, मतलब ऐसा नहीं कि जिसको जितना चाहिए उतना मिल रहा है। आप ऐसी चीज़ को अगर मनी बना दोगे तो फिर तो मनी की वैल्यू नहीं रहेगी। जिसके पास जितना सबके पास ही है, खूब है, तो उसमें आप क्या गुड्स खरीदोगे, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। पोर्टेबल होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्टेड। जैसे हमारा 2000 का नोट है, आप उसको ऐसे 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 फोल्ड करके जेब में डाल सकते हो, 2000 की बकरी को फोल्ड करके जेब में नहीं डाल सकते हो।
यूनिफॉर्मिटी एक जैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इकोनॉमी के अंदर 500 तरीके के 100 रुपए के नोट हैं, यानी 100 रुपए के नोट में किसी ने कहा कि साहब गांधी जी की फोटो ये लो, किसी ने कहा भगत सिंह की फोटो ये लो, किसी ने कहा साहब हमारे राजीव गांधी की भी लगा दो ये लो, किसी ने कहा इसकी लगा दो ये लो, किसी ने कहा हमारे राहुल गांधी भैया ने क्या बुरा किया इनकी भी फोटो लगा दो, साहब ठीक है तू भी राजी रहे तेरी भी फोटो। अब अलग अलग वेरिएंट के अगर आप नोट निकाल दोगे तो रिकॉग्नाइज करने में फिर डिफिकल्टी आएगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में दिक्कत आएगी। वो कहेगा साहब ये कौन सा नोट है मैंने तो कभी देखा ही नहीं, सब में सारे नोट देखे हो जरूरी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं होने चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, और रिवर्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। डिविजिबल इन स्मॉलर पार्ट्स होना चाहिए, मतलब अगर 500 रुपये का नोट है तो उसमें 100 के भी हैं, 200 के भी अवेलेबल हैं, 50 का भी अवेलेबल है, 20 का भी अवेलेबल है, 10 का भी अवेलेबल है। छोटे छोटे टुकड़ों में डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन कर पाओगे। आपको छोटी सी कोई चीज़ खरीदनी है और नोट अगर सिर्फ 500 का अवेलेबल होता है तो ट्रांजैक्शन करोगे कैसे। मनी डिमांड को लेकर अलग अलग थियरीज हैं, मैं बेसिकली 3 चीज़ें बोल दूँ। मनी की डिमांड क्यों की जाती है, एक तो ट्रांजैक्शन पर्पस, दूसरा प्रिकॉशनरी कि भैया अनफोर्सिंग ट्रांजैक्शन करने पड़ जाए। देखो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पस काफी हद तक सेम है। ट्रांजैक्शन मतलब जो हमको पता है वो ट्रांजैक्शन, और प्रिकॉशनरी मतलब जो नहीं पता, वो बीमार पड़ गया, ऐसा कुछ हो गया अचानक से कोई ट्रांजैक्शन करना पड़ गया। और स्पेकुलेटिव मतलब तेजी मंदी वाला ट्रांजैक्शन, तेजी मंदी वाला ट्रांजैक्शन अगर हमको करना पड़ जाए तो ठीक है। मनी की डिमांड 5 चीजों पर डिपेंड करती है। इनकम पर, इनकम ज्यादा होगी तो मनी डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा इनकम होगी तो महंगी चीजें खरीदेगा, रईस रहेगा तो पैसा चाहिएगा। रियल जीडीपी हाई होगा तो लोगों की सेविंग भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मनी अपने पास रखेंगे। जब सेविंग होगी तो उसको अलग अलग एसेट्स में अपने पास रखेगा ना, कोई भी व्यक्ति स्टोर करेगा। मनी इज़ वन ऑफ द वे टू स्टोर, क्योंकि इसमें रिवर्सिबिलिटी होती है। कुछ इनकम आती नहीं है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है, मनी प्योर मनी अपने हाथों में रखने पर। बैंक में रखने पर तो इंटरेस्ट मिलता है, पर अपने पास रखने पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो कुछ जाता भी नहीं है, नुकसान भी नहीं होता, वैल्यू खत्म भी नहीं होती, ठीक है ना। आप शेयर खरीदो, डिविडेंड मिलता है तो कभी कभी शेयर का वैल्यू कम भी हो सकता है, और सेल और परचेज करने पे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाता है। आपने कोई बॉन्ड खरीदा 10 दिन के लिए, आज परचेज करने का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया, 10 दिन बाद सेलिंग का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया, 10 दिन में जो इंटरेस्ट कमाया पता पड़ा उससे ज़्यादा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही लग गया, ये नुकसान है। फाइनेंशियल इनोवेशन जितने ज़्यादा हो जाते हैं उतना लोग मनी रखना कम प्रीफर करते हैं। भाई इनोवेशन से बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह अवेलेबल है, जब चाहो तब आप ट्रांसफर कर सकते हो एसेट्स को मनी में, मनी को एसेट्स में, इजी ट्रांसफरेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं फिर आदमी मनी रखना कम प्रीफर करता है। जनरल प्राइस लेवल जितना ज़्यादा होगा मनी जनरली उतना ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि आपको चीज़ें महंगी मिलने वाली, महंगा खरीदना है तो पैसा जेब में ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होता है उतना हम इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, अपने हाथों में पैसा रखना उतना प्रीफर कम करते हैं। फिर अलग अलग थियरी, सबसे पहली थियरी हमारे पास थी क्लासिकल अप्रोच, इसको हम QTM बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर भैया ने दी थी, इनकी बुक थी परचेसिंग पावर ऑफ मनी 1911 में। इन्होंने सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस को लिया था, इन्होंने कहा था MV = PT, मतलब M मतलब कितना मनी स्टॉक है, V मतलब उसकी वेलोसिटी, एक हाथ से दूसरे हाथ में जब मनी जाता है तो उसकी वेलोसिटी, M मतलब टोटल मनी कितना है इन सर्कुलेशन, ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी क्या है, और P मतलब एक गुड्स का प्राइस क्या और कितने ट्रांजैक्शन यानी कितने गुड्स खरीदे जा रहे हैं। MV मतलब मनी सप्लाई हो गया टेक्निकली एक तरीके से, और PT मनी डिमांड हो गया। इसने कहा मनी सप्लाई और मनी डिमांड हमेशा बराबर होगा। MV मतलब कितना मनी लोगों के हाथों में अवेलेबल हो रहा है। अगर मेरे पास 500 रुपये मैं खर्च करके आपको दूंगा तो अब वो आपके हाथों में अवेलेबल है, पहले मेरे हाथों में अवेलेबल था। तो ड्यूरिंग एन टाइम पीरियड, मान लो एक महीने में 4 हाथों से गुजरा तो 4 हाथों में वो 500 रुपये अवेलेबल हुआ, तो टोटल 2000 रुपये मनी अवेलेबल हो गए, मनी सप्लाई हो गई। और हम जो खरीद रहे हैं उसके लिए हमको मनी का पेमेंट करना है, तो उसके लिए हमको मनी चाहिए, दैट इज आवर मनी डिमांड। इन्होंने कहा हमेशा बराबर होगा। हालांकि फिर इन्होंने बैंक वाले एस्पेक्ट को भी इसमें कनेक्ट किया, और इन्होंने कहा ये जो MV है ये तो कैश मनी और उसका वेलोसिटी है, और ये वाला जो M-V- है ये हो गया बैंकिंग मनी और उसका वेलोसिटी, ठीक है। दोनों को हम लेते हैं, दोनों को हम PT से उसके बाद चेक करके देखते हैं PT के अकॉर्डिंगली। यस, देखो यहाँ क्या लिखा है, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द कम्युनिटी ड्यूरिंग एन टाइम पीरियड कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मनी एंड इट्स वेलोसिटी, और कितना हमको चाहिए, मतलब डिमांड क्या है उसके लिए T और P को देखा जाता है, ये मनी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू द मनी सप्लाई इन एनी गिवन पीरियड। फिर उन्होंने ये भी समझा दिया कि अगर P = MV/T है, जैसा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पुराने वाले इकोनॉमिस्ट फिशर वाज वन ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो मानते थे कि ऑटोमेटिक फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये कह रहा ट्रांजैक्शन में फुल एम्प्लॉयमेंट पे कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ट्रांजैक्शन होंगे तभी तो वेलोसिटी होगी, कोई चीज़ खरीदोगे तभी तो एक हाथ से दूसरे हाथ में मूवमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो P और M की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनेट चलेगी, दोनों बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर दोनों प्रोपोर्शनेट होंगे।
मनी सप्लाई अगर 10% बढ़ता है, यानी अगर आरबीआई 10% ज़्यादा नोट छापती है तो चीज़ों की प्राइस भी 10% बढ़ जाएगी। यानी अगर मनी का क्वांटम 10% बढ़ता है तो गुड्स का प्राइसेस भी 10% बढ़ जाएगा। द न्यू क्लासिकल अप्रोच, जैसे हम कैम्ब्रिज अप्रोच बोलते हैं। कैम्ब्रिज अप्रोच में 4 इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिग्यू, रॉबर्टसन और कीन्स बाद में अलग हो गए थे, उसके बाद उनका कीन्सियन थ्योरी अलग से है। इस अप्रोच में इन्होंने 2 चीज़ों को लिया, एक तो ट्रांजैक्शन पर्पस को, एक प्रिकॉशनरी पर्पस को। हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, हेजिंग करना मतलब रिस्क को कंट्रोल करना, तो अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हेजिंग करना। और जो हमारे को सेल और परचेज का स्प्लिट अप हुआ है उस टाइम गैप को फुलफिल करना, मतलब ट्रांजैक्शन। आज कुछ सेल किया, पैसा आया, 2 दिन बाद कुछ परचेज करेंगे, पैसा जाएगा, 2 दिन तक हमको अपने हमारे हाथों में मनी रखना तो पड़ेगा। जो स्प्लिट अप हो गया उस कारण से मनी का डिमांड बढ़ गया, इसको ट्रांजैक्शन पर्पस बोलेंगे अपन। रोल ऑफ मनी इज टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ। ये टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ है क्योंकि सेल और परचेज में गैप आ गया। सिंस सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल्स डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होते, इसलिए मनी क्या है, टेम्पररी अबॉर्ड है। एक बार के लिए पैसा अपने हाथों में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि आज परचेज किया, आज सेल किया था, 4 दिन बाद परचेज करेंगे तो जेब में पैसा तो होना चाहिए। अनसर्टेनिटी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। इसने बोला इस पे डिपेंड करता है, एक तो इनकम, वेल्थ, इंटरेस्ट रेट, इन सब पे डिपेंड करता है। इन सबको लेकर उसने एक नाम दे दिया के। उसने बोला मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी वाई। के मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसने मतलब इन चारों ने मिलकर बोला, इसको कैम्ब्रिज के नाम दिया। इन्होंने कहा ये कोई एक प्रोपोर्शन है जो इन सब चीज़ों पे मिला के डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या है, लोगों की इच्छा क्या है अपने हाथों में मनी रखने की। और पी वाई मनी को देखते हैं, पी मतलब गुड्स का प्राइस और वाई मतलब रियल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। क्लियर करना, वाई जनरली इनकम के लिए होता है, पर यहाँ पे इन्होंने वाई को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोला और पी को प्राइस बोला। जब गुड्स और प्राइस मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्चुअली इनकम को, इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम होगी। उसके बाद नेक्स्ट कीन्स की थ्योरम आती है। कीन्स की थ्योरम तीनों एस्पेक्ट को लेती है, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, तीनों को लेकर चलती है। इसने क्या बोला, इसने बोला ट्रांजैक्शन पर्पस में कि भैया बिजनेस के लिए भी और पर्सन के लिए भी, दोनों को एक्सचेंज करने के लिए चाहिए। बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को देना है, पेमेंट इन सब के लिए चाहिए। रिसिप्ट्स और पेमेंट तो चलते रहेंगे और उसके लिए कुछ कैश तो होल्ड करना पड़ेगा, और हाउस होल्ड को अपने जीवन में ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए। होल्डिंग मनी अराइज बिकॉज ऑफ द लैंक ऑफ सिंक्रोनाइज बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सिंक्रोनाइज नहीं होते कि अभी पैसा आया अभी जाएगा, अभी आया जाएगा 2 दिन बाद, तो 2 दिन कैश तो रखना पड़ेगा हाथों में। ये जो गैप है, टाइम गैप, इसको ब्रिज करा हमारे लिए मनी रखने की जरूरत है। कीन्स डिड नॉट कंसीडर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज बीइंग अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। इसने बोला ट्रांजैक्शन वाला इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी में जब व्यक्ति कैश रखता है तो ये नहीं देखता कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है। एफडी का इंटरेस्ट रेट 5% हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो। अगर रूटीन खर्चे के लिए आपको कैश इन हैंड रखना है तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, स्पेकुलेटिव पे फर्क पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करोगे, नहीं मिलेगा तो आप एक बार कैश रखोगे और अपॉर्चुनिटी देखोगे कि कहाँ अच्छी मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन वाले पे तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट नहीं होगा। ये सेम ही है, एल आर इज इक्वल टू के वाई। के वही एक प्रोपोर्शन होगा, वाई इनकम है और एल आर मतलब मनी डिमांड, पर ये सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस वाली मनी डिमांड है। प्रिकॉशनरी के लिए कोई इक्वेशन नहीं दी, पर बात वही बोली कि अगर कोई व्यक्ति आशावादी है तो अपने पास कैश कम रखेगा, निराशावादी है तो ज़्यादा रखेगा। किसी की इनकम लेवल ज़्यादा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो उसके प्रिकॉशनरी भी महंगे होंगे। भाई गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएगा, अमीर आदमी महंगे हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट कराएगा, तो प्रिकॉशनरी भी ज़्यादा होंगे। एक्सीडेंट हो गया बाई चांस, सस्ती गाड़ी है तो खर्चा 50,000 का, महंगी गाड़ी है तो खर्चा 2 लाख का, सपोज, मतलब, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंगली आपको जितना आपकी इनकम लेवल ज़्यादा है, जितना आपके ट्रांजेक्शन्स महंगे होते हैं, उतना आपको प्रिकॉशनरी कैश भी अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इन्होंने कहा भैया 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरेस्ट पेमेंट्स और दूसरा कैपिटल गेन या लॉस। इसमें हमने बॉन्ड की रेट देखी थी। हमने कहा था बॉन्ड रेट एक होता है, एक करंट मार्केट रेट होता है। अगर अभी मार्केट रेट अच्छा है, अभी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, तो आप खरीदना पसंद करोगे, क्योंकि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपको फ़ायदा है, आपके पास हाई इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड है और अब वो महंगा भी हो जाएगा, उसका बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ जाएगा। सारा कंसेप्ट वीडियो हमने समझा था। देखो, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है उनका रिटर्न कम हो जाएगा और डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग बॉन्ड कम होगा और एग्जिस्टिंग बॉन्ड का रेट भी कम हो जाएगा।
यानी अगर आपने पहले कम इंटरेस्ट पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया था तो आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए कम इंटरेस्ट पे हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हमको वेट करना कब इंटरेस्ट रेट इंप्रूव होगी, आपको नुकसान होगा। और अगर आप नुकसान नहीं करोगे तो आपका बॉन्ड वही 5% 6% कमाएगा और मार्केट में सब 8-10% कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आपको चिढ़ाएंगे देख देख तो 5% कमा रहा है, 8% कमा रहे हैं। तो आपने अगर कम इंटरेस्ट रेट पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। अब इसने आगे ये भी समझाया कि कम इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्या है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। किसी बंदे को लगता है कि 8% एक अच्छी रेट है, किसी को लगता है 9% अच्छी रेट है, किसी को लगता है 7% अच्छी रेट है। तो इंडिविजुअल डिमांड का बनाया मनी का, उसमें इन्होंने बोला ये क्रिटिकल रेट है, मान लो ये 8% है, मेरे लिए क्रिटिकल रेट है कि मुझे 8% रिटर्न चाहिए, उससे कम मिलेगा तो मैं पूरा मनी अपने हाथों में रखूंगा और जैसे 8% मिलेगा सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे पास मनी अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी, जितना भी मेरे पास पैसा था सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और सबका क्रिटिकल रेट अलग होगा, किसी का क्रिटिकल रेट 5% है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, इसलिए हमारा ऐसा डिमांड कब बनता है। मान लो ये है, मान लो 12% तक सभी का क्रिटिकल रेट आ जाता है, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 12 है, तो इस 12% पे आते तो सभी का सभी बंदों का इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा। ठीक है, इससे नीचे जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना मनी डिमांड लोगों का हाथों में ज्यादा रहेगा, उतना लोग बाग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। भाई अगर अभी रेट है 8% का तो 5, 6, 7, 8 वाले तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर 9, 10, 11 वाले नहीं करेंगे। अगर रेट 9% हो जाता है, रेट बढ़ जाता है, तो अब 5, 6, 7, 8, 9 वाले सभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी जितना रेट बढ़ता जाएगा उतना मनी डिमांड हाथों में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, रिलेशनशिप इन्वर्स होगा, नेगेटिव होगा। ये जो कर्व हमने देखा ये सिर्फ स्पेकुलेटिव के लिए था। अगर उस स्पेकुलेटिव वाले कर्व में हम आगे की तरफ एक छोटा सा पोर्शन और जोड़ देते हैं, ये पोर्शन टेक्निकली उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन टेक्निकली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन नीड क्या है, जो कि इंटरेस्ट रेट से स्टैटिक होगा, इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट नहीं होगा। इसीलिए एम जो है वो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी को बताता है, जो स्टैटिक होगा इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे ये तो इतना का इतना ही रहेगा, और इसके बाद इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंपैक्ट आएगा, और ये पूरे मनी डिमांड का कर्व हो गया। पोस्ट किंशियन अलग अलग थ्योरीज आई, जिसमें एक इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंस है, जिसमें बॉमल और टॉबिन का नाम लिखा हुआ है। ये वही है 2A/C वाला है, ऑप्टिमम कैश कन्वर्जन को लेकर। ये थ्योरम आप लोगों ने अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल वाले चैप्टर में 2A/C, वो भी बॉमल्स मॉडल, ये बॉमल ने दिया था। बॉमल ने बोला कि मनी अपने पास रखोगे तो इंटरेस्ट का लॉस होगा, तो मनी को रखने का कैरिंग कॉस्ट है। मनी को अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर जब चाहिएगा तो वापस लेके आना पड़ेगा, तो बार बार इन्वेस्टमेंट करना और विड्रॉ करने का खर्चा लगेगा, वो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये कैरिंग कॉस्ट मतलब सी हो गया, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला था कॉस्टिंग में, वो हो गया। उनको लेकर उसने 2A/C का अंडर रूट किया। यहाँ पे सी कैरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट हो गया, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, ए मतलब एनुअल मनी एक्सपेंडिचर जो आपका साल भर होना है। मान लो आपके बिजनेस में साल भर में 10 लाख रुपया स्पेंड होना है, तो 10 का 10 लाख रुपया भी कैश इन हैंड मत रखो, और 10 का 10 लाख रुपया सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके भी मत रखो। सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, डेली थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करोगे तो बार बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। सारा अपने हाथों में रख लोगे तो आपको इंटरेस्ट का भयंकर नुकसान हो जाएगा। तो आप वहां रख लो, और एक इकोनॉमिक क्वांटम बार बार आप वहां से विड्रॉ करते रहो। आपका इकोनॉमिक क्वांटम इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इकोनॉमिक क्वांटम आपका इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट अर्निंग क्या है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से निकलेगा। और जहाँ इन दोनों का सबमिशन मिनिमम होगा, जहाँ पे ये वाला इक्वेशन आ जाता है। देखो मैं वापस क्लियर कर दूं, ये अप्रोच, ये फॉर्मूला उन्हीं को बहुत प्रॉपर्ली समझ में आएगा जिन्होंने मटेरियल में 2A/C वाला कंसेप्ट पढ़ा है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा है। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कैश को कन्वर्ट करना, मतलब असेट से, बॉन्ड्स वगैरह से कैश में कन्वर्ट करने का हम OCC बोल रहे हैं, ऑप्टिमम कैश कन्वर्जन। कितना कैश हम एक बार में कन्वर्ट करके अपने हाथों में रखें। एवरेज कैश बैलेंस क्या होगा, जितना आप कैश कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 2। अगर आपने आज 5,000 रुपये कन्वर्ट किए तो जब तक जीरो होंगे तब तक तो वही चलेगा, जीरो होगा तो वापस 5,000 आप बॉन्ड से कैश में कन्वर्ट करोगे, तो आज 5,000 कभी जीरो, तो एवरेज कैश बैलेंस क्या आएगा, ऑप्टिमम कैश कन्वर्जन डिवाइड बाय 2। हाँ, इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर आप कुछ अपने पास सिक्योरिटी मनी रखते हो कि भैया 2,000 रुपये तो हम साइड में पॉकेट में अलग से रखते हैं कि कभी भी कुछ हालात खराब हो जावे, 2,000 तो होने ही चाहिए। तो आपका एवरेज कैश बैलेंस क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक जैसे वहां आप ऐड करते थे कॉस्टिंग में, बिल्कुल वैसे ही वो आपका प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा, या कैश वाला सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद फ्राइडमैन जो था, तलावा आदमी, फ्राइड मतलब तलावा होता है और आदमी मैन
उसका जो मिल्टन का 1956 में थ्योरम आया, उसने बोला आपकी जो परमानेंट इनकम है उस पर डिपेंड करेगा, करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा। परमानेंट इनकम क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपका ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। देखो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, परमानेंट इनकम का मतलब ये है कि आप रेगुलरली फ्यूचर में क्या कमाओगे, और अगर मतलब कमाओगे कब, जब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे। मतलब आप बिल्डिंग खरीदते हो तो उस बिल्डिंग से आप फ्यूचर में रोज क्या कमाओगे। एक बार अनसर्टेन इनकम एकदम से ज्यादा हो गई कभी तो नहीं, उससे नहीं। आपका परमानेंट फ्यूचर इनकम क्या होगा, अगर आप बिल्डिंग लेते हो तो रेंट कितना मिलेगा, अगर आप बॉन्ड खरीदते हो तो आपको उससे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इसने कहा कि अलग अलग एसेट्स की अलग अलग रिटर्न्स होती है और उनका अलग अलग रिस्क होता है। हम रिस्क और रिटर्न को देखकर ये पता लगाते हैं कि हमें वहां इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जहां पे रिटर्न जितना ज्यादा होता है, जहां पे रिटर्न जितना ज्यादा होता है वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं। ऑब्वियसली रिटर्न कम होता तो नहीं करते, लेकिन हम रिस्क भी देखेंगे। आप लोगों ने अगर कैपिटल बजटिंग पढ़ा है एफएम के अंदर या फाउंडेशन के अंदर आप लोगों ने अगर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट वाला एस्पेक्ट पढ़ा है, तो उसमें एक एन्युटी वाला कंसेप्ट था। आपको कितना इनकम मिलेगा हर साल और आप क्या रेट मानते हो, मान लो 10% मानता हूं तो इस एसेट्स की वैल्यू हो जाती है 10,000। मतलब हर साल मुझे 1,000 रुपया मिलेगा और मुझे 10% रिटर्न चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है इसी तरीके से हर एसेट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, इसी तरीके से हर एसेट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी। अब जिसका रिस्क अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पे आपको 10% रिटर्न नहीं चाहिए, वहां आपको 12 चाहिए या 15 चाहिए। रिस्क कम है तो वहां आपको कम चाहिए। तो अब कितना इनकम देगा और रिस्क कितना है, उस हिसाब से एसेट्स की वैल्यू निकलेगी। आपके लिए एक बॉन्ड की वैल्यू निकली 10,000 और बॉन्ड भी मार्केट में अवेलेबल 11,000 में, आप उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट बॉन्ड आप अपने हाथों में कैश रखना प्रीफर करोगे, क्योंकि कैश में कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। तो इसने बोला भैया हर कंपनी अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करती है और उनमें से थोड़ा इन्वेस्टमेंट कैश में भी हो जाएगा, जैसे मनी है, बॉन्ड्स है, इक्विटी है, फिजिकल एसेट्स है, ह्यूमन कैपिटल खुद का डेवलपमेंट जो होता है एजुकेशन वगैरह के थ्रू उस पर, और उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। मतलब हम सब में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मनी में भी कर देंगे। मनी में कुछ रिटर्न नहीं है तो कम से कम कॉस्ट तो नहीं आ रही है, कोई नुकसान तो नहीं है। बॉन्ड्स वगैरह में अगर रखेंगे अपने हाथों में तो उसमें बॉन्ड्स वगैरह खरीद के तो उसमें इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क भी है। द डिमांड फॉर मनी एज ए बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, इस थ्योरम में जो हमारे टॉबिन भैया थे उन्होंने ये समझाया कि जो अप्रोच कीन्स ने दी है वो अच्छी है, ये वाली अप्रोच अच्छी है, लेकिन कीन्स ने इंडिविजुअल में क्या बोला, कि एक क्रिटिकल रेट होगी, उसके नीचे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं, ऊपर सारा। उसने कहा ऐसा नहीं होगा, रिस्क अवर्जन थ्योरी चलेगी। रिस्क को हर आदमी दूर रखना चाहेगा। अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और 5% रेट है तो शायद मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहूँ, लेकिन अगर 7% अगर रेट है तो आउट ऑफ 10,000 में 2,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ कि ठीक है रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो थोड़ी रिस्क ले ले। हर आदमी रिस्क से बचना चाहेगा, रिस्क अवर्जन करना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक रिटर्न कम होगा। जब रिटर्न बढ़ेगा तो उसको लगेगा चलो थोड़ी रिस्क उठा लेते हैं। 7% पे 10,000 पूरा नहीं पर 2,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। 9% गया, रिटर्न अच्छा मिल रहा, थोड़ी और रिस्क उठा सकते हैं, 5,000 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसने ये कहा कि एक क्रिटिकल रेट के नीचे कुछ भी नहीं, क्रिटिकल रेट के ऊपर सब कुछ इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, रिस्क अवर्जन करना चाहेगा, रिस्क तभी उठाना प्रेफर करेगा जब उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ज्यादा पैसा वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा और अपनी वेल्थ का एक प्रॉपर पोर्टफोलियो मेंटेन करेगा बॉन्ड्स और मनी के बीच में, कि थोड़ा बॉन्ड में है थोड़ा मनी में है। एक प्रॉपर पोर्टफोलियो मतलब डाइवर्सिफिकेशन की, थोड़ा इधर भी थोड़ा इधर भी प्रॉपर मैनेज करेगा। इस चीज़ को देखते हुए कि रिटर्न कितना मिल रहा है उस अकॉर्डिंगली वो रिस्क उठाना चाहेगा और उस अकॉर्डिंगली बॉन्ड और मनी का प्रपोर्शन डिसाइड होगा। चलिए, तो ये हमारा रिवीजन विद नोट्स तो हो गया। क्वेश्चन आंसर सेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू।